हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग इस बुक के पार्ट सेकंड की, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 13 को स्टार्ट किया है, जो कि वेदर के बारे में बात करता है। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फिर हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात करी रेनफॉल की, फिर हमने बात करी प्रेशर की, फिर हमने बात करी टेम्परेचर की, और उसके बाद हमने बात करी है ह्यूमिडिटी की। तो अभी हमारे इस तरीके के ही कुछ और एलिमेंट्स जो हैं वो रिमेनिंग है, बचे हुए हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं विंड्स है, सनशाइन है, फिर कुछ हमें टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देखने हैं, और फिर कुछ और भी अदर टाइप्स के भी इस तरीके के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मिस्ट, फॉग, हेज। ये चीज़ें क्या होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज के लेक्चर में समझेंगे। और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर 14 उसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट भी ले सकें। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, जिनको ये वीडियोस पहली बार देखने को मिल रहे हैं, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जल्द से जल्द ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज़ चैप्टर 13 वेदर। इसको पार्ट 4 के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नंबर 5th एलिमेंट की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज विंड्स। क्योंकि 4 जो है, दैट इज रेनफॉल, प्रेशर, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, इनके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। तो नंबर 5th जो है, दैट इज विंड। विंड क्या होती है? विंड इज एयर इन मोशन एंड हैज बोथ डायरेक्शन एंड स्पीड, है ना। हालांकि हमें पता है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, वी हैव एन एटमोस्फेयर, है ना। एटमोस्फेयर क्या है? एटमोस्फेयर एक तरीके से आप कह सकते हैं अ ब्लैंकेट ऑफ, व्हाट इज इट? अ ब्लैंकेट ऑफ एयर, है ना। और एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं अलग अलग। सबसे ज़्यादा आपको पता है नाइट्रोजन है, देन वी हैव ऑक्सीजन, और बाकी और जो गैसेस हैं वो स्मॉल ट्रेस अमाउंट में होती हैं। तो एयर तो हमारे तरफ या हमारे आसपास चारों तरफ जो है वो हमेशा ही प्रेजेंट है, एवरी टाइम प्रेजेंट है। क्योंकि बिना एयर के तो जो है वो एग्जिस्टेंस, चाहे वो ह्यूमंस की हो, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे प्लांट्स की हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एयर तो हमारे आसपास जो है वो चारों तरफ है, हर समय है। अब लेकिन विंड उसको हम कब कहेंगे? जब एयर मोशन में है, मतलब एयर बहुत तेजी से मूव कर रही है, तब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है? विंड है। और विंड की जो है वो डायरेक्शन भी होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही होगी, और कुछ स्पीड भी होगी, यानी कि किसी स्पीड से वो मूव कर रही होगी। Unlike other elements in climate, such as rain, snow or sleet, winds are made up of a series of gusts and eddies that can only be felt but not seen. जैसे बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे रेन की हम बात कर लें, स्नो की बात कर लें, तो वो हम देख भी सकते हैं, है ना। फील तो करेंगे, अगर बारिश में जाएंगे तो भीग जाएंगे, है ना, वो तो है ही, लेकिन उसको हम देख भी सकते हैं। बारिश पड़ रही है तो हम सब देख सकते हैं, बर्फ़ पड़ रही है, स्नो हो रहा है तो देख सकते हैं। लेकिन विंड्स के केस में ऐसा नहीं है। विंड को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और फील भी कैसे करेंगे, या हमें कैसे पता लगेगा कि विंड जो है वो फ्लो कर रही है? जब पत्ते गिरते हैं, कभी ऐसा आपने देखा होगा कि अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो पेड़ के पत्ते गिरते हैं, ट्रीज स्वे मतलब जब आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके पत्ते एक ही डायरेक्शन की तरफ को चले जाते हैं, सारे के सारे, सारा पूरा का पूरा पेड़ एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में चला जाता है, दैट इज नोन एज स्विंग ऑफ द ट्रीज। या फिर अगर जमीन पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर कोई ड्राई एरिया है वहां पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो मूव करने लगते हैं। अगर हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है दैट द विंड इज ब्लोइंग, कि विंड जो है वो ब्लो कर रही है। बट देयर इज नथिंग टेंजिबल दैट वी कैन शो और मेजर अनलेस वी मेक यूज ऑफ सम कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन कुछ भी ऐसी चीज टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है, बट टच नहीं कर सकते, है ना। विंड को आप टच नहीं कर सकते।
तो हम उसके बारे में कुछ भी मतलब बता नहीं सकते जब तक हम कुछ भी कोई कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करते और उसके थ्रू उसका मेजरमेंट नहीं करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज फॉर मेजरिंग विंड डायरेक्शन इज अ विंड वेन, उसको विंड वेन या फिर वेदर कॉक जो है वो बोलते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग विंड की डायरेक्शन और इसके बारे में स्पीड के बारे में पता लगाते हैं। एज विंड डायरेक्शन इज ऑलवेज ब्लॉक्ड बाय ट्रीज एंड टॉल बिल्डिंग्स, weathercocks and wind vanes need to be erected in an exposed position to get our true direction। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर विंड ब्लो कर रही है और उसके डायरेक्शन में, उसके रास्ते में अगर कोई पेड़ आता है या कोई बड़ी बिल्डिंग होती है तो क्या हो जाएगा कि विंड का डायरेक्शन फिर ब्लॉक हो जाएगा, विंड प्रॉपर तरीके से फिर जो है ब्लो नहीं करेगी। तो इसलिए जो भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम इसकी डायरेक्शन स्पीड मेजर करते हैं, जैसे कि वेदरकॉक्स है या विंड वेन्स है, इनको हमें एक एक्सपोज्ड पोजीशन पे, एक्सपोज्ड पोजीशन मतलब वही हो गया कि किसी खुली जगह पर इसको लगाना पड़ेगा। अगर हमें किसी बिल्डिंग के पास लगाना है तो हम उसको बिल्डिंग के टॉप पे लगाएंगे, है ना, ताकि वहां से बिल्डिंग की हाइट का या ये बिल्डिंग के आप कह सकते हैं कि कांटेक्ट में ना आए, मतलब उससे बिल्डिंग होने की वजह से या कोई पेड़ होने की वजह से विंड की डायरेक्शन पर कोई भी असर ना पड़े, ताकि हमें एक ट्रू डायरेक्शन जो है इसकी मिल सके। अब ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे कि यहाँ पर फिगर 105A और B में दिखाया गया है, नीचे जो फिगर दी गई है उसकी बात हो रही है। इसमें एक पार्ट क्या होता है, एक एरो होता है या फिर वेन होता है ऑन द टॉप, विच इज फ्री टू मूव विद द प्रिवेलिंग विंड, है ना। जो विंड अगर ब्लो कर रही है तो उसमें ये फ्री रहता है कि ये कहीं को भी मूव कर सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, ये डायरेक्शन तो बेसिकली फिक्स रहेंगे क्योंकि डायरेक्शंस आर नॉट गोइंग टू चेंज। अगर विंड चल भी रही है तो डायरेक्शंस तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन ये जो एरो है या फिर ये सेकंड केस में आपको एक वेन दिखाया गया है, ये विंड के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर मान लीजिए विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि विंड जो है वो किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है। द अदर पार्ट विद द 4 कंपास पॉइंट्स इज स्टेशनरी एंड शोज इन विच डायरेक्शन द विंड इज मूविंग, है ना। ये नीचे का जो एरिया है, इसका जो नीचे का पोर्शन है ये वाला, ये तो फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि देखिए नॉर्थ डायरेक्शन जहां को है, वेस्ट डायरेक्शन जहां को है, वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो तो चेंज नहीं होना है ना। सिमिलरली यहां पर भी ये नीचे का एरिया फिक्स है और ये जो ऊपर का एरिया है ये फ्रीली यहां से मूव करेगा, यानी कि ये फ्रीली मूव करेगा, दिस विल मूव फ्रीली मूवमेंट होगा, और ये वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये फिक्स्ड रहेगा। इसके बाद विंड्स आर ऑलवेज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन दे ब्लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विंड का जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाता है फ्रॉम द डायरेक्शन दे ब्लो, यानी कि जिस डायरेक्शन से वो आ रही है। ऐसा नहीं कि जिस डायरेक्शन की तरफ वो जा रही है। सपोज कर लीजिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है कि ये विंड इस तरफ को ब्लो कर रही है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। साउथ से ये नॉर्थ की तरफ को ब्लो कर रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अ सदर्न विंड, है ना। यहाँ जहां से आ रही है वहां से, जैसे कि ईस्ट विंड होगी तो इज वन दैट ब्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और साउथ वेस्ट विंड का मतलब है दैट ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट, यानी कि जहां से ब्लो करती है उसको हम नाम जो है उसी के हिसाब से रखते हैं। अब मोस्ट ऑफ द वेदरकॉक्स जो है दैट वी सी ऑन द चर्च स्पायर, चर्च स्पायर मतलब जो चर्च होता है उसकी जो बिल्डिंग होती है टॉप में वहां पर लगा होता है, या कंट्री बिल्डिंग्स के ऊपर जो लगा रहता है, दे सेल्डम गिव अ करेक्ट इंडिकेशन ऑफ विंड डायरेक्शंस, मतलब वो विंड डायरेक्शंस का करेक्ट इंडिकेशन जो है बहुत कम दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो बहुत नीचे लगे होते हैं, दे आर आइदर टू लो और दे आर ब्लॉक्ड बाय टॉलर स्ट्रक्चर्स नियर बाय। तो इसीलिए बात वही है कि इसको ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहां से इसकी डायरेक्शन मतलब इस पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आए। इसको बिल्कुल खुले जगह पर बिल्कुल एक्सपोज्ड पोजीशन पर रखना है, ताकि विंड की डायरेक्शन इस किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो पाए और हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है वो इसके थ्रू दिख पाए। द डायरेक्शन ऑफ अ स्मोक ड्रिफ्ट और फ्लैग मूवमेंट्स इन फेयरली ओपन स्पेसेस प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल इंडिकेशन ऑफ द विंड डायरेक्शन, है ना। जैसे स्मोक ड्रिफ्ट मतलब कभी अगर स्मोक निकल रहा है, सपोज कर लीजिए, अगर आप इसको ऐसे बात करें, सपोज कर लीजिए यहाँ पर कोई चिमनी सी है और यहाँ से अगर बाहर की तरफ को कोई स्मोक निकल रहा है और वो स्मोक अगर एक ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि विंड बहुत हल्की है ना, मतलब विंड है ही नहीं, एक तरीके से बहुत हल्की स्पीड उसकी रहेगी। अगर ये ऐसे करके प्रॉपरली इस तरफ को मूव करना शुरू कर दे तो हमें क्या पता लग जाएगा कि विंड जो है वो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है ना।
सिमिलरली कभी आपने कोई फ्लैग लगा हुआ देखा होगा, तो अगर फ्लैग भी अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रॉपरली उसका मूवमेंट हो रहा है, तो हमें भी फिर जो है मोस्ट रिलायबल इंडिकेशन मिल जाएगा किसका, विंड डायरेक्शन का। समटाइम्स अ पीस ऑफ वोवन क्लॉथ विद अ टेल इज फिक्स्ड टू द टॉप ऑफ अ हाई पोल एंड ड्रिफ्ट्स फ्रीली इन द मिड एयर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कपड़ा है ना, कोई वोवन क्लॉथ है, उसमें हम एक टेल बांध देंगे। टेल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक पतली सी स्ट्रिप उसमें लगा देंगे, है ना, एक हाई पोल के ऊपर, और वो फिर मिड एयर में क्या कर सकता है, फ्रीली ड्रिफ्ट कर सकता है। तो उससे हमें, अब हो सकता है कि वो अगर विंड अगर बहुत ज़्यादा तेज नहीं है तो वो जो पूरा का पूरा क्लॉथ है वो तो आपका एक प्रॉपर मूव नहीं कर पाएगा, फ्रीली ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन जो उसमें एक टेल लगी हुई है, क्योंकि वो थोड़ा छोटी होगी और लंबी टेल होगी, तो वो क्या हो सकता है, छोटी इन द सेंस कि मतलब उसका जो एरिया है वो कम होगा, है ना, लेकिन वो एक लंबी सी होगी, एक धागे की तरह आप उसको मान सकते हैं, तो स्ट्रिंग की तरह मान सकते हैं। तो क्या होगा कि वो एक प्रॉपरली मूव कर सकती है, तो उससे भी हम जो है विंड के डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डायरेक्शन की। इसके बाद स्पीड ऑफ द विंड जो है वो यूजुअली मेजर किया जाता है बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज एनीमोमीटर, है ना। इस तरीके की चीज़ जो है आपने बड़े कॉमनली देखी होगी, है ना। इस तरीके का एक बना होता है जिसमें ऊपर से इस तरीके के कप्स या बाउल्स तरीके के दिखते हैं आपको। अब ये क्या है, देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोला जाता है एनीमोमीटर। इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 और 4 सेमी सर्कुलर कप्स। इसमें 3 या 4 सेमी सर्कुलर कप होते हैं, अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पोक्स माउंटेड ऑन अ हाई वर्टिकल स्पिंडल। ठीक है, ये आपका जो है दिस इज योर वर्टिकल स्पिंडल या वर्टिकल मास्ट, ये वाला, है ना, दिस इज योर वर्टिकल वन। और ये आपके सारे के सारे क्या है, दीज आर योर हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल के ऊपर जो है बने हुए होते हैं, और जो कि एक पूरे का पूरा वर्टिकल स्ट्रक्चर के ऊपर या वर्टिकल मास्ट के ऊपर जो है वो फिक्स रहता है। As the concave sides of the cup offer greater resistance to the winds, the horizontal spokes will rotate, moving a central rod which transmits the velocity or speed of the wind in miles per hour to an electrically operated dial. है ना, हमारे वहाँ तो जनरली आपको पता है कि हम लोग माइल्स में बात नहीं करते, हम लोग किलोमीटर पर आवर में बात करते हैं। तो किलोमीटर पर आवर का भी इंडिकेशन जो है वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड डायल में हमें शो कर सकता है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब विंड मूव करेगी या विंड ब्लो करेगी, सपोज कर लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहली बात तो ये कि इसमें लिखा है कॉनकेव साइड। कॉनकेव साइड क्या है, अगर ये कोई कप है तो इस तरीके का होगा, है ना, अगर इसको हम देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो जो हमारी ये वाली साइड है, मैं इसको थोड़ा सा कलर करके दिखाता हूँ, ये वाली जो साइड है अंदर वाली साइड, और एक साइड होगी बाहर वाली, है ना, ये 2 सरफेस होंगी इसमें। तो ये जो बाहर वाली साइड है इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स सरफेस, अंदर वाली साइड को बोला जाता है कॉनकेव सरफेस, है ना। तो कॉनकेव सरफेस की तरफ को जब ये मूव करेगा, मतलब ऐसे करके अगर इस पर विंड पड़ती है इस डायरेक्शन में, तो ये मूव करेगा, है ना, ये इसके ऊपर मूव करेगा, और उसी से फिर ये नीचे का जो वर्टिकल पोर्शन है ये भी मूव करेगा, और ये किसी एक इलेक्ट्रिकल डायल से फिक्स होगा, और वहाँ से हमें इसकी स्पीड मिल जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, विंड की डायरेक्शन हमें विंड वेन या विंड कॉक से मिलेगी, और स्पीड या वेलोसिटी जो है वो हमें किससे मिलेगी, वो हमें मिल जाएगी आपके एनीमोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन जो ये स्पीड रिकॉर्ड होती है ये एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बिकॉज आफ्टर द विंड्स हैव अबेटेड, मतलब एक बार अगर विंड्स रुक भी गई है तो रोटेशन कंटिन्यू रहता है उसके अपने मोमेंटम की वजह से। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर घूम रही है उस पर एक बार फोर्स लगेगा वो घूमेगी, लेकिन फोर्स खत्म होते ही वो एकदम से रुक नहीं जाएगी, वो थोड़ी देर तक अपने मोमेंटम होने की वजह से जो है मूव करती जाएगी, क्योंकि उस बॉडी में क्या हो गया है, एक तरीके से इनर्शिया आ गया है, तो वो मूव करेगी। तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ हम लोग जो है एनीमोमीटर को विंड डायरेक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये भी इसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर समझाया नहीं गया है कि कैसे दिया है। उसमें बेसिकली क्या हो सकता है, सिंपल आप अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए, है ना, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा कि एनीमोमीटर से हम विंड की डायरेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए, सिंस एन एनीमोमीटर इज नॉट इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल नहीं है, अ लिटिल प्रैक्टिस ऑफ लोकल विंड ऑब्जर्वेशन विल हेल्प अस टू एसेस द स्पीड ऑफ विंड, है ना। लोकल विंड ऑब्जर्वेशंस किए जाएंगे और उससे हम विंड की स्पीड को एसेस कर सकते हैं। बाय सीइंग द वे सम ऑब्जेक्ट्स मूव, अ ग्रेट डील कैन बी सेड अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड्स। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हुए देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द विंड या विंड की स्पीड वेलोसिटी वगैरह कितनी है।
The best guide is obtainable from the Beaufort wind scale, which is devised by Admiral Beaufort in 1805 for estimating the wind speed. Frequent reference to the table in your free time will help you to learn it quickly. अब ये टेबल कौन सी बात कर रहा है? ये टेबल आपको यहाँ पर अगले में दिख रही है ना? मतलब जो ऑब्जर्वेशंस की हम बात कर रहे थे वो आपको यहाँ पर लास्ट कॉलम में दिए गए हैं. मतलब अगर आप देखते हैं कि कहीं पर स्मोक जो है वो वर्टिकली राइज कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ द विंड है वो बहुत ही कैसी है? हल्की है, लेस देन 1 माइल्स पर आवर के आसपास है. और विंड का डिस्क्रिप्शन हम कहेंगे कि इट्स अ काम विंड. अगर हम देखते हैं कि विंड डायरेक्शन शोन बाय द स्मोक ड्रिफ्ट बट नॉट बाय विंड वेन्स, है ना, कि स्मोक पे तो ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब एक तरफ को कहीं कोई स्मोक जा रहा है, लेकिन विंड वेन से हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता लग रहा है, तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज 1 to 3 माइल्स पर आवर, और उसको हम बोलेंगे लाइट एयर. तो सिमिलरली इसी तरीके से आपको चीजें बहुत सारी यहाँ पर दिख जाएंगी, है ना, कि जैसे ये है रेजेस डस्ट एंड लूज पेपर, कि जमीन पर अगर कोई लूज पेपर पड़ा है, कोई खाली कागज है या डस्ट पार्टिकल्स है, तो वो क्या हो रहे हैं? वो उठ रहे हैं, वो रेज हो रहे हैं. स्मॉल ब्रांचेस जो है वो मूव कर रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि 13 to 18 माइल्स पर आवर की स्पीड है, और इट इज विल बी कॉल्ड एज अ मॉडरेट ब्रीज. ठीक है, तो इसी तरीके से ये बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं ऑब्जर्वेशंस, इनको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक जनरल आइडिया के लिए आपको ये चीज़ पता हो तो अच्छी बात है. इसके बाद जो अगला एलिमेंट है दैट इज सनशाइन. अब इसमें क्या लिखा है कि एज मेंशन्ड इन चैप्टर 1 द अमाउंट ऑफ सनशाइन a place receives depends on the seasons, a factor determined by latitude and by the position of the earth in its revolution around the sun, है ना. चैप्टर 1 जो हमने इस बुक का पढ़ा था उस पे ये लिखा है कि किसी भी जगह पर कितनी सनशाइन होगी, मतलब कोई भी प्लेस कितनी सनशाइन रिसीव करेगी, वो सीजन्स पर डिपेंड करेगा. जैसे आप खुद भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले चैप्टर की बात तो अलग है ना. आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में जिस समय समर सीजन होता है उस समय जो सनशाइन है वो ज़्यादा होती है, और कंपैरेटिवली अगर हम बात करें विंटर सीजन में तो सनशाइन क्या हो जाती है? काफ़ी कम हो जाती है ना. तो सीजन्स के हिसाब से ये चीज़ फ़र्क पड़ती है. लैटिट्यूड का भी इसमें असर पड़ता है कि जो हमारे पोलर लैटिट्यूड्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जो नियर द पोल्स वाले लैटिट्यूड है, वहाँ पर सनशाइन कैसी होती है? थोड़ा सा फेंट होती है ना, क्योंकि वहाँ पर सन जो है डायरेक्टली उसके ऊपर नहीं आता. आपको पता है कि सन जो है डायरेक्टली आपके किस रीजन में रहता है? सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में. सन जो है वो मूव करता है, या हम कहेंगे कि अर्थ जो है वो इस तरीके से मूव करती है कि सन सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में साल में कभी ना कभी क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ना, बिल्कुल उसके सामने रहता है. बाकी इससे ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर अगर आप कह लें नॉर्थ पोल तक, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे कह लें साउथ पोल तक, सन जो है कभी भी उसके ऊपर स्ट्रेट नहीं रहता, है ना. तो जिन एरियाज में सन स्ट्रेट नहीं रहेगा वहां पर आपको पता है कि सनशाइन कैसी होगी? थोड़ा सा स्लांट सनशाइन होगी, स्लांट सनरेज आएंगी, तो सनशाइन वहां पर थोड़ा सा कम होगी. ठीक है ना, ये बात आप समझते हैं. इसके बाद लिखा है कि टूरिस्ट रिजॉर्ट्स पर्टिकुलरली इन दी हायर टेम्परेट लैटिट्यूड्स. हायर टेम्परेट लैटिट्यूड्स मतलब काफ़ी ऊपर, मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आप बढ़ेंगे तो आपका टेम्परेट रीजन स्टार्ट होगा. उससे ऊपर भी अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा आर्कटिक सर्कल वगैरह है उसकी तरफ को हम जब बात कर रहे हैं, उस एरिया में जो टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैं दे आर मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सनशाइन दे रिसीव. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर जब भी सनशाइन वगैरह होगी प्रॉपर तो तभी लोग जो है वहाँ पर आएंगे, है ना, टूरिस्ट स्पॉट वगैरह में लोग आएंगे. तो इसीलिए वहाँ के जो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न रहते हैं. और ट्रॉपिक्स की अगर हम बात करें तो जहाँ पर सनशाइन बहुत ज़्यादा है ना, सनशाइन इज अबंडेंट, पीपल आर लेस इंटरेस्टेड इन दी अमाउंट. तो वहाँ पर लोगों को अमाउंट से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब पूरे साल भर ही लगभग आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो सनशाइन रहती है. मीटरोलॉजिकल स्टेशन की अगर हम बात करें तो सनशाइन की जो ड्यूरेशन है दैट इज रिकॉर्डेड बाय अ सन डायल. एक सन डायल होता है जिससे हम सनशाइन की ड्यूरेशन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. 4 इंच होता है डायमीटर में, through which the sun's rays are focused upon a sensitized card graduated in hours. तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितने घंटे यहाँ पर सनशाइन हो रही है. A line is made on the card when it is sufficiently heated but not when the rays are faint. यानी कि जिस समय क्या होगा कि
सनशाइन ज़्यादा होगी या ज़्यादा सनरेज पड़ रही होंगी और सफिशिएंटली हीट हो जाएगा तो उस पर कार्ड पर एक लाइन बन जाएगी, लेकिन जब रेज फेंट होंगी तब कोई भी कार्ड पे लाइन नहीं बनेगी। तो उस समय पता लग जाएगा कि किस समय जो है वो सनशाइन ज़्यादा थी, है ना, सनरेज जो थी वो ज़्यादा थी और किस समय फेंट थी। अब मैप पर ऐसे प्लेसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं जहां पर सनशाइन की ड्यूरेशन बराबर है, इक्वल सनशाइन ड्यूरेशन है, उन लाइंस को या उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमें जो एक लाइन मिलती है दैट इज नोन एज आइसोहिल्स। ठीक है, ये इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइसोथर्म्स, आइसोबार्स। कल हमने एक टर्म पढ़ा था ह्यूमिडिटी को लेकर दैट इज आइसोहाइट्स, है ना। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक टर्म और इसमें जुड़ गया दैट इज आइसोहिल्स। आइसोहिल्स क्या है? ऐसे प्लेसेस या पॉइंट्स को जोड़कर हम लाइन अगर बनाते हैं जहां पर इक्वल सनशाइन ड्यूरेशन है, ध्यान रखिएगा इसमें हो क्या रहा है, इक्वल सनशाइन ड्यूरेशन, उसको क्या बोला जाएगा, आइसोहिल्स। तो ये एलिमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड्स को लेकर, है ना। क्लाउड्स को लेकर थोड़ा सा बात यहां पर करेंगे जनरल, और उसके बाद जहां से ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स स्टार्ट हो रहा है उसमें जो अलग अलग तरीके के क्लाउड्स है वो मैं आपको अलग से मैप में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बुक में फिगर्स वगैरह दिए हैं वो उतने बढ़िया नहीं है। तो मैं आपको इसके अलग से जो है फिगर वगैरह दिखाऊंगा और वहाँ पर आपको इसको अच्छे से ज़्यादा तरीके से आप विजुलाइज कर पाएंगे। तो क्लाउड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, देखिए, व्हेन एयर राइजेज इट इज कूल्ड बाय एक्सपेंशन। जब एयर ऊपर की तरफ को उठती है, जब राइज करती है तो वो एक्सपेंशन से क्या होती है, कूल होती है। जब उसमें एक्सपेंशन होगा तो वो ठंडी होगी। और जब ड्यू पॉइंट हैज बीन रीच्ड कूलिंग लीड्स टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन दी एटमॉस्फेयर। हमने ड्यू पॉइंट के बारे में अपने पिछले लेक्चर में बात करी थी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे निकालते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, पूरे वो जो स्टैंडर्ड चार्ट्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है कि जब एयर राइज करेगी तो वो एक्सपेंड कर रही है ना, एक्सपेंड कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और जिस समय अगर टेम्परेचर मान लीजिए ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वहां पर जो एयर में वाटर वेपर होगा वो कंडेंस कर जाएगा, है ना, वो कंडेंस करेगा एटमॉस्फेयर में। और उसके बाद कुछ ऐसे ट्राइनी ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर वेपर के जिनका साइज बहुत कम होगा, टू फॉल एज रेन और स्नो। अगर साइज बड़ा है तो वो कंडेंस हुआ तो वो नीचे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल या फिर स्नोफॉल के फॉर्म में। लेकिन अगर कुछ ऐसे ट्राइनी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर वेपर के जिनका साइज बहुत कम है, जैसे कि 0.001 सेंटीमीटर या फिर आप कह सकते हैं कि 0.0005 इंचेस इन रेडियस, वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में नीचे नहीं गिरेंगे, बल्कि वो एयर में ही क्या करेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि झूलते रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे और क्लाउड्स की तरह वो फ्लोट करते रहेंगे। उनका जो फॉर्म, शेप, हाइट और मूवमेंट है दैट टेल्स अस अ ग्रेट डील अबाउट द स्काई कंडीशंस एंड द वेदर वी आर लाइकली टू एक्सपीरियंस। क्योंकि हमने एक जनरल वर्ड तो बोल दिया क्लाउड, लेकिन क्या हर तरीके का क्लाउड एक जैसा होता है? ऐसा तो नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आसमान में कई अलग अलग तरीके के क्लाउड्स होते हैं, है ना। अब बीइंग अ लेमैन या बीइंग अ कॉमन मैन हम उसकी तरफ को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत तो हमें पता है कि काले बादल आ रहे हैं तो बारिश हो सकती है ना, सफ़ेद बादल है तो बारिश नहीं हो सकती है, ये एक जनरल चीज़ हमें पता है। लेकिन उसको हम एक डिटेल्ड तरीके से यहाँ पर जितना कुछ दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा वो दिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इट इज़ फैसिनेटिंग एंड वेरी रिवॉर्डिंग टू नो समथिंग अबाउट द क्लाउड्स विच वी सी एवरी डे, है ना। मतलब ये एक फैसिनेशन भी है और बहुत अच्छा भी, हमें रिवॉर्डिंग भी रहेगा कि हम उन क्लाउड्स के बारे में जिनको हम रोज़ देखते हैं उनके बारे में हम कुछ जाने। क्योंकि रिवॉर्डिंग कैसे रहेगा कि उस समय पता रहेगा कि आगे आने वाले समय में जो है वो वेदर कैसा रहने वाला है, बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान कर सकते हैं। मीटरोलॉजिकल पर्पसेस के लिए द अमाउंट ऑफ क्लाउड कवर इन द स्काई इज एक्सप्रेस्ड इन एट्स और ऑक्टाज। मतलब अगर हम 2/8 लिखते हैं या 2/8 में आप देख सकते हैं कि ये एक क्या है, एक डिस्क है, उसको बहुत हल्का सा शेड किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा शेड किया हुआ है, इस क्वार्टर कवर्ड, क्योंकि 1/4 हो जाएगा ना, 2/8 इज नथिंग बट 1/4। तो 1/4 में अब क्यों नहीं लिखा, वो इनकी मर्जी है ना, इन्होंने 2/8 में लिखा है, तो उसमें हो सकता है कि ये फिर 1/8, 3/8 ऐसे भी लिखते हो, है ना। तो इसलिए उसको ध्यान यही रखना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि 2/8 अगर लिखा है तो हम इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो 8th के फॉर्म में ही करेंगे।
तो 2/8 का मतलब है क्वार्टर कवर्ड। क्वार्टर कवर्ड मतलब कि पूरे आसमान का 1/4 जो है, लगभग 1/4 जो है वो क्लाउड से घिरा हुआ है। सिमिलरली 4/8 अगर हम बोले तो ऐसा बनाएंगे हम डिस्क को, है ना, पूरी डिस्क है जिसमें से आधी शेडेड है, इसका मतलब क्या है, हाफ कवर्ड, यानी कि जो पूरा का पूरा आसमान है उसमें से आधा आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है। 6/8 अगर हम बोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा एरिया जो है अब डिस्क का शेडेड हो गया है, यानी कि 3/4 इज ऑब्सक्योर्ड, यानी कि पूरा का पूरा जो आसमान है उसका लगभग 3/4 जो है बादलों से घिरा हुआ है। और अगर हम 8/8 लिख दें तो 8/8 का मतलब क्या है कि कंप्लीटली ओवरकास्ट, यानी कि पूरा का पूरा जो आसमान है वो बादलों से ढका हुआ है। अब इसको वेदर मैप्स में बाय द डिस्क दिखाया जाता है, यही डिस्क जो यहाँ पर मैंने लिखी है, जो इन्होंने दिखाई हुई है, शेडेड इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। करेक्ट प्रोपोर्शन मतलब वही है कि अगर 4/8 है मतलब हाफ कवर तो आधी डिस्क कवर रहेगी, है ना। 8/8 मतलब कंप्लीटली ओवरकास्ट है, पूरा आसमान बादलों से ढका हुआ है, तो पूरी की पूरी डिस्क जो है वो शेडेड रहेगी। अब इसके बाद जो डिटेल्स ऑफ क्लाउड टाइप आर इंडिकेटेड इन कोड फिगर्स विच हैव बीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मतलब क्लाउड का जो टाइप है वो कोड फिगर्स में क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, जिसको इंटरनेशनली यूज करते हैं। मतलब वो एक ऐसा कन्वेंशन है या ऐसे कोड्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं। ऑन मैप places with an equal degree of cloudiness are joined by lines known as isonapse। अब ये एक वर्ड आपको यहां पर और मिल गया कि किसी भी मैप में अगर हम ऐसे पॉइंट्स को या ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करें जहां पर डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस सेम है, इक्वल है, उस पॉइंट्स को या उन लाइंस को जोड़ के जब हम कोई, मतलब उन पॉइंट्स को या उन प्लेसेस को जोड़ के जब कोई लाइन बनाएंगे तो वो लाइन हमारी कहलाएगी आइसोनैप्स। लेकिन अब देखिए क्लाउड्स के बारे में आपको पता है कि क्लाउड्स बहुत जल्दी वेरी करते हैं, है ना, कि एकदम से आपने ये चीज़ तो मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशन से भी देखी होगी कि आप आसमान देखेंगे, बहुत घने बादल हैं, थोड़ी देर के बाद बादल बिल्कुल कम हो जाएंगे या और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्लाउड्स जो है वो बहुत जल्दी वेरी करते हैं टाइम टू टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेस। इसीलिए जो है आइसोनैप के मैप्स हैं इनका सिग्निफिकेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इनका नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है क्लाउड की जो डिग्री ऑफ क्लाउडीनेस है या जो क्लाउड्स है, सिंपल आप कह सकते हैं, वो बहुत जल्दी वेरी करते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स की बात अगर हम करें तो इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्म, हाइट एंड अपीयरेंस। इन तीनों कॉम्बिनेशन के आधार पर क्लाउड्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो 4 मेजर क्लाउड टाइप्स हैं और उनके वेरिएशंस जो है उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यही जो 4 टाइप्स हैं, जो 4 मेजर टाइप्स हैं और उनके जो वेरिएशंस हैं उनके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। और मैं आपको वो एक प्रॉपर अलग अलग फिगर से दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सकें। ये देखिए, सबसे पहला जो टाइप है, जो मेजर टाइप है, दैट इज योर हाई क्लाउड। हाई क्लाउड क्या है, ये मेनली सिरस क्लाउड है ऑफ फेदरी फॉर्म, है ना, फेदर की तरह होंगे, पंख की तरह होंगे, 20 से लेकर 40,000 फीट अबव द ग्राउंड तक। ठीक है, ये कोई हाई क्लाउड्स नहीं है, मतलब हाई क्लाउड्स तो है, इनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 20 से लेकर 40,000 फीट तक हो सकते हैं अबव द ग्राउंड, है ना, और फेदरी फॉर्म में है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगना चाहिए, वो फेदरी फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें क्लाउड है दैट इज योर सिरस क्लाउड्स। ये फाइब्रस यानी कि फाइबर की तरह और अपीयर लाइक विस्प्स इन द ब्लू स्काई। इसको मेयर्स टेल भी बोला जाता है। मेयर्स टेल मतलब जो घोड़ा होता है, मेयर्स इज अ स्पीशीज ऑफ अ हॉर्स, है ना, तो उसकी जो टेल होती है, जो पूंछ की तरह होती है, वो ऐसी ही कुछ दिखती है, तो इसको जो है ये भी बोला जाता है। इट इंडिकेट्स फेयर वेदर, मतलब इस तरह के क्लाउड्स अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझेंगे कि वेदर कैसा रहेगा, फेयर रहेगा, इसमें कोई बारिश वारिश नहीं होगी, कुछ भी ज्यादा तूफान वगैरह नहीं आएगा। और ऑफन गिव्स अ ब्रिलियंट सनसेट, और इसका जो सनसेट होता है वो बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि जैसे जैसे सनसेट होगा तो ये सारे के सारे क्लाउड जो है वो कलर्ड हो जाएंगे, तो ये बहुत ही ब्रिलियंट देखने में लगता है। तो सीरस क्लाउड इस तरीके के हैं, ये आप यहाँ से फिगर से देख सकते हैं। और कभी भी इस तरीके के क्लाउड्स अगर आपको आसमान में दिखें तो आप उसको खुद भी विजुअलाइज कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि दे आर सीरस क्लाउड्स, है ना। उसके बारे में आप बता सकते हैं कि फेयर वेदर रहने वाला है और ये एक तरीके से हाई क्लाउड्स है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। इसके बाद इसी में जो हाई क्लाउड्स में ही अगली सब कैटेगरी है दैट इज योर सीरोक्यूमुलस। सीरोक्यूमुलस क्या है, दिस अपीयर्स एज व्हाइट ग्लोब्यूलर मासेस। ग्लोब्यूलर मासेस मतलब छोटे छोटे, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्लोब्स की तरह राउंडेड फॉर्म में रहते हैं, ये ग्लोब्यूलर मासेस है।
फॉर्मिंग रिपल्स इन अ मैक्रल स्काई। मैक्रल स्काई क्या होता है? मैक्रल इज अ काइंड ऑफ फिश। ये जो नीचे मैंने आपको एक मछली की फिगर दिखाई है, दैट इज योर मैक्रल फिश। और इसकी पीठ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, कुछ उसी तरीके का डिजाइन आपको यहां पर आसमान में भी देखने को मिल रहा है। तो दैट इज योर सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स। इसके बाद अगला क्लाउड आ जाता है, दैट इज सीरोस्ट्रेटस क्लाउड। अब आपको देखिए इनमें एक कॉमन वर्ड मिल रहा है, दैट इज सीरो, है ना। सीरो जो वर्ड है ये आपका इंडिकेट कर रहा है क्या, कि इनकी जो हाइट है वो ज्यादा है, ठीक है, दे आर द हाई क्लाउड्स। अब इसके बाद सीरोस्ट्रेटस में क्या है कि दिस रिजेंबल्स अ थिन वाइट शीट और व्हील, ठीक है। यहां पर आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही हल्के हल्के से बादल आपको दिख रहे हैं, शीट के फॉर्म में दिख रहे हैं। और स्काई जो है वो आपको एक तरीके से मिल्की दिखाई देगा। एंड द सन और द मून शाइन्स थ्रू इट विद अ कैरेक्टरिस्टिक हेलो, ठीक है। आप यहां पर देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा एक हेलो बना हुआ है। हेलो क्या है? बेसिकली ये जो ऐसे करके आपको यहां पर एक गोल सर्कल दिख रहा है अराउंड द सन, दैट इज द हेलो, है ना। तो इस तरीके की चीज भी जो है आपको वैसे जनरली देखने को बहुत कम मिलेगा ये, क्योंकि ये एज सच आप इसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जनरली बहुत कम होता है फिनोमेना। लेकिन फिर भी ये इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक हॉलो एक बना हुआ है, लेकिन मैं इसको मिटाऊंगा सो दैट कि आप इसको जो है क्लियरली देख पाए, है ना। ये क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दिस इज योर सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। और इसके पीछे जो यहाँ पर आपको क्लाउड दिख रहे हैं बहुत ही फेंट से क्लाउड है, बहुत ही कैसे है, व्हाइट शीट के फॉर्म में क्लाउड है। स्काई आपको हल्का सा मिल्की सा दिख रहा है, आपको ब्लू स्काई नहीं दिख रहा है। तो दैट इज योर सीरोस्ट्रेटस क्लाउड्स। इसके बाद जो अगला मेन टाइप है दैट इज योर मीडियम क्लाउड्स। तो सबसे पहले हमने ऊपर से स्टार्ट करा, दैट इज हाई क्लाउड। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, दैट इज मीडियम क्लाउड। अब ये मीडियम क्लाउड क्या है? एल्टो क्लाउड होते हैं ये। एल्टो क्लाउड जो है यानी कि जहां पर भी वर्ड आएगा एल्टो, है ना। आपने सीरो वर्ड देख लिया, सीरो का मतलब है हाई, हाई क्लाउड्स। और जहां पर भी वर्ड आएगा एल्टो वो आपके हो जाएंगे मिडिल क्लाउड्स, है ना, मिडिल क्लाउड्स। ये लगभग 7000 से लेकर 20000 फीट तक रहते हैं। अब इसी में देखिए एल्टो क्यूमुलस, हमने सीरो क्यूमुलस देखा था, अब ये एल्टो क्यूमुलस है। एल्टो क्यूमुलस में क्या होगा कि दे आर वूली बम्पी क्लाउड्स अरेंज्ड इन लेयर्स, है ना, लेयर के फॉर्म में होंगे। एंड अपियरिंग लाइक वेव्स इन द ब्लू स्काई, है ना, वेव्स की तरह दिखाई दे रहे हैं। एंड दे आर नॉर्मली इंडिकेट फाइन वेदर, यानी कि वेदर जो है इसमें भी फाइन रहने वाला है, दैट इज एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। तो आप ये सारे के सारे जो फिगर मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, उनको समझिएगा, क्योंकि ये आपको फिर मतलब एक पर्सनल जब आप विजुअलाइज करेंगे, जब आप आसमान को कभी भी ऑब्जर्व करेंगे तो आप बता सकते हैं कि कौन से टाइप का क्लाउड इस समय दिख रहा है। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज एल्टो स्ट्रेटस, है ना। एल्टो वर्ड तो फिर वही हो गया मिडिल क्लाउड्स के लिए। फिर स्ट्रेटस, ये कैसे है? दे आर डेंसर ग्रेइश क्लाउड विद अ वाटरी लुक, है ना। ये डेंस है, काफी घने हैं, ग्रे कलर के हैं ये एक तरीके से, और वाटरी लुक है इनका, मतलब आपको पता लग जाएगा इस तरीके के बादल देख के कि हाँ बारिश इसमें से हो सकती है, क्योंकि वाटर इसमें दिख रहा है। ये फाइब्रस है और स्ट्रेटिएटेड स्ट्रक्चर है थ्रू विच द सन रेज शाइन्स फेंटली, मतलब सन इनमें से अगर आएगा तो बहुत ही फेंट आपको सनशाइन देखने को मिलेगी। तो ये मीडियम क्लाउड है। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है दैट इज योर लो क्लाउड। लो क्लाउड क्या है? मेनली स्ट्रेटस या शीट क्लाउड्स, यानी कि कहीं पर भी आपको वर्ड देखने को मिले स्ट्रेटो, है ना, स्ट्रेटो, तो वो आपका हो जाएगा लो क्लाउड्स। ये लगभग 7000 फीट के नीचे रहते हैं। तो आपको समझ गए 20000 से लेकर 40,000 तक की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन से क्लाउड्स हैं? 20000 से लेकर 40,000 तक, दैट इज योर सीरो क्लाउड या सिरस क्लाउड्स। इसके बाद 7000 से लेकर बात करेंगे अगर हम 20000 तक की, तो वो आपके कौन से क्लाउड हैं? दे आर योर एल्टो क्लाउड। और उसके बाद 7000 से नीचे की हम बात करेंगे तो दे आर योर कौन से क्लाउड है? दैट इज योर स्ट्रेटस या फिर स्ट्रेटो क्लाउड्स, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला वर्ड क्या आ गया? स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटो क्यूमुलस ये रफ बम्पी क्लाउड है विद अ वेव्स मोर प्रोनाउंस्ड देन इन एल्टो क्यूमुलस। एल्टो क्यूमुलस थोड़ा सा क्या था, ऊपर था, है ना, मिडिल क्लाउड्स थे, तो वेव्स वगैरह उनमें भी बन रही थी, लेकिन उनकी वेव्स जो थी वो थोड़ा सा कम थी। इनकी वेव्स आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है ना। और इसमें ब्राइट और शेडेड पार्ट्स में जो है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर व्हाइट दिख रहा है, नीचे यहाँ पर बहुत डार्क दिख रहा है ना। तो ब्राइट और शेडेड पार्ट्स में कॉन्ट्रास्ट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। दे आर योर स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड्स। इसके बाद ही लो क्लाउड्स में अगली कैटेगरी है दैट इज स्ट्रेटस क्लाउड। ये क्या है? वेरी लो क्लाउड, है ना, यूनिफॉर्मली ग्रे एंड थिक, यूनिफॉर्मली ग्रे भी होंगे, थिक भी होंगे, और विच अपीयर्स लाइक अ लो सीलिंग और अ हाईलैंड फॉग। ये काफी नीचे होते हैं
और इट ब्रिंग्स डल वेदर विद लाइट ड्रिजल, है ना, डल वेदर इसमें रहेगा और लाइट ड्रिजल ये कर सकते हैं। लाइट ड्रिजल मतलब इसमें थोड़ा बहुत बारिश भी हो सकती है। ये एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं और इसीलिए एक डेंजर भी है। इसके बाद अगला क्लाउड फिर से आ जाएगा निम्बो स्ट्रेटस। तो स्ट्रेटस वर्ड समझते ही तो आप समझ गए कि ये कैसे क्लाउड है, लो क्लाउड है ना। अब निम्बो स्ट्रेटस का मतलब क्या है कि दे आर डार्क डल क्लाउड क्लियरली लेयर्ड, यानी कि लेयर के फॉर्म में होंगे और इनको जो है रेन क्लाउड भी बोला जाता है। इस तरीके के जब घने बादल आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि दे आर निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स, और इससे कंटिन्यूअस रेन स्नो या स्लीट जो है वो हो सकता है। दे आर योर निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स। इसके बाद अगला है क्लाउड्स विद ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। पहले तो हमने क्या बात कर ली कि 3 तरीके के क्लाउड्स हैं, मतलब 7000 फीट से नीचे वाले, दैट इज योर निम्बस, दैट इज योर स्ट्रेटस क्लाउड्स। 7000 से 20000 वाले हमने बात कर लिए मिडिल लैटिट्यूड वाले जो क्लाउड है, या आप कह सकते हैं मिडिल एल्टीट्यूड क्लाउड्स, मिडिल हाइट में है मिडिल एल्टीट्यूड क्लाउड्स, वो आपके होते हैं दे आर योर, कौन से क्लाउड होते हैं, एल्टस क्लाउड्स, एल्टो या एल्टस क्लाउड्स जो होते हैं। और सबसे ऊपर 20000 से 40000 फीट वाले जो हैं दे आर योर सिरस क्लाउड्स, है ना। तो वो आपको पता लग गया। अब तीसरी कैटेगरी यहां पर ये है, सॉरी चौथी कैटेगरी यहां पर ये है जिनका वर्टिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब जो वर्टिकली बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, जो क्यूमुलस और हीप क्लाउड्स हैं जिनकी कोई डेफिनेट हाइट नहीं होती, लगभग 2000 से लेकर 30000 फीट तक ये जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्लाउड है दैट इज योर क्यूमुलस क्लाउड। ये वर्टिकल क्लाउड है जिनका राउंडेड टॉप रहेगा और हॉरिजॉन्टल बेस रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस क्लाउड का जो बेस है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल बेस है, और ये ऊपर का जो पोर्शन है वो कैसा है, राउंडेड है। तो टॉप राउंड रहेगा, बेस हॉरिजॉन्टल रहेगा, और ये जनरली जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां पर जनरली पाए जाते हैं। और ये अपराइजिंग ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स, जो कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म होते हैं हमारे, जब बारिश होती है तो उसके बाद जब फिर से जमीन पर गर्मी पड़ रही है तो उसके बाद एयर ऊपर की तरफ को मूव करती है ना, तो वहां से जो कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म होते हैं उसकी वजह से ये क्लाउड्स बनते हैं। इनमें ग्रेट वाइट ग्लोब्यूलर मास होता है। इट मे लुक ग्रे अगेंस्ट द सन बट इट इज अ फेयर वेदर क्लाउड। इस तरीके के बड़े बड़े बादल आपने देखे होंगे, है ना। कभी कभी वो सन के अगेंस्ट अगर हम उसको देखें तो वो ग्रे भी दिखते हैं, लेकिन वो फेयर वेदर वाले क्लाउड है, मतलब इनसे ऐसा कोई बारिश वगैरह नहीं होगी। इसके बाद जो इसमें अगला है दैट इज योर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्या है, दिस इज इनफैक्ट एन ओवरग्रोन क्यूमुलस क्लाउड। जो क्यूमुलस क्लाउड ही अगर ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा ओवरग्रो कर जाए, तो वो कहलाएगा क्यूमुलोनिम्बस। इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो बहुत ज्यादा होगी। इसका बेस जो है वो 2000 फीट से लेकर 30000 फीट तक जा सकता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्लोबुलर मासेस होंगे, टेक द फैंटास्टिक रेंज ऑफ शेप्स। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के शेप्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसका जो कॉलीफ्लावर टॉप है, कॉलीफ्लावर मतलब होती है जो फूल गोभी होती है वो, है ना, तो उसका भी टॉप ऐसा ही होता है कुछ, जैसे यहां पर दिख रहा है आपको ऐसे बड़ा सा, है ना। तो ये चीज है, स्प्रेड्स आउट लाइक एन एनविल। एनविल क्या होता है, ये होता है एनविल। आपने इस तरीके का एक जो डिवाइस है या इस तरीके का जो एक कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है वो देखा होगा, है ना। इसके ऊपर बेसिकली कोई भी चीज रख के आप पीट सकते हैं, बेसिकली फोर्जिंग वगैरह करने के लिए यूज होता है ये। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, मैकेनिकल वाले या मेटलर्जिकल वाले स्टूडेंट्स अगर कोई है हमारे पास तो वो जानते होंगे। लेकिन मैं इसको आपका इसका एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। कॉमन एग्जांपल है कि कभी भी आप कॉबलर के पास गए होंगे, अगर कॉबलर होता है मोची, जिसके पास आप जाके अपने कभी जूते चप्पल या कुछ चीज़ें ऐसी खराब हो जाती है तो मतलब थोड़ा बहुत उसमें अगर उसको रिपेयर कराया जा सकता है तो वो कराते हैं, दैट इज नोन एज कॉबलर, मोची। तो उसके पास अगर आप कभी गए होंगे तो उसके पास भी एक इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है वो होता है, दैट इज नोन एज एनविल, है ना। जिस तरीके से एनविल का टॉप आपको दिख रहा है फ्लैट है, काफी एक्सटेंडेड टॉप है, सिमिलरली यहां पर भी आप देख सकते हैं इसका टॉप कितना ज्यादा एक्सटेंडेड है और ये बेस थोड़ा सा कंपैरेटिवली पतला है। तो दे आर योर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। और ये आपको ट्रॉपिकल रीजन के आफ्टरनून वाले समय पे जो है ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इनको थंडर क्लाउड भी बोला जाता है और ये कन्वेक्शनल रेन लेके आते हैं, ठीक है। रैम नहीं है, दिस इज रेन अकम्पनीड बाय लाइटनिंग एंड थंडर। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में मतलब बहुत तेज गर्मी पड़ रही होगी और शाम के समय में एकदम से लाइटनिंग भी होगी, थंडर भी होगा और उसके बाद थोड़ा सा बारिश जो है वो हो जाएगी। तो वो इस तरीके के क्लाउड्स की वजह से जो है होती है, दैट इज योर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। तो यहाँ तक हमने सारे के सारे क्लाउड्स वगैरह जो है वो देख लिए हैं। आई होप आपको सारी फिगर्स वगैरह जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी और 2-3 बार आप इसको देखेंगे तो ये फिर फिगर्स आपके माइंड में बैठ जाएंगी और उसके बाद आप खुद भी जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये सारे के सारे क्लाउड्स अलग अलग दिख सकते हैं। अब वापस बुक में चलते हैं और थोड़ा सा सेक्शन वहां पर बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं।
अब इसके बाद कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो विजिबिलिटी से संबंधित है। सम अदर एलिमेंट्स अफेक्टिंग विजिबिलिटी, वो क्या क्या है? हेज, मिस्ट और फॉग, है ना। ये वर्ड तो आपने सुने होंगे, लेकिन आप इनके बीच में कितना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या कितना इनको समझते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है हेज। हेज जो है दैट इज कॉज्ड बाय स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स इन इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरियाज में ये होता है जहां पर स्मोक और डस्ट पार्टिकल ज्यादा होंगे, और मे बी ड्यू टू अनइक्वल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज इन द लोअर एटमोस्फेयर। लोअर एटमोस्फेयर में अगर एयर जो है अलग अलग डेंसिटी की एयर है, और अलग अलग डेंसिटी की एयर कैसे हो सकती है कि अगर मान लीजिए उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल है जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से अगर लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो अलग अलग हो रहा है, मतलब अनइक्वल हो रहा है, तो तब ये जो चीज है वो बन सकती है। द टर्म इज यूजुअली यूज्ड इन कनेक्शन विद द रिडक्शन ऑफ विजिबिलिटी। इससे क्या होगा कि जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी, और कैसे रीजन में होगी? जहां पर ह्यूमिडिटी कम है, यानी कि ऐसे रीजन्स में 75% से कम ह्यूमिडिटी रहेगी, वहां पर जो हमें देखने को मिलेगा, वहां पर अगर हमारी विजिबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो हम कहेंगे दैट इज ड्यू टू हेज। और जब हमारी विजिबिलिटी हम कहेंगे कि लगभग 1.25 माइल से कम है, 1/4 मतलब कितना हो गया? लगभग 1.25 माइल्स, है ना, यानी कि 1.25 माइल से कम है, तो हम कहेंगे कि हेज प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान रखना है कि हेज ऐसी जगह पर होती है जहां पर ह्यूमिडिटी जो है वो क्या है? लो है, 75% से कम है। इसके बाद अगला आ जाता है मिस्ट। मिस्ट क्या है? देखिए, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर कॉजेज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर टू फ्लोट अबाउट फॉर्मिंग क्लाउड्स एट ग्राउंड लेवल कॉल्ड मिस्ट। यानी कि एयर में जो वाटर वेपर है उनका क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, और उससे कुछ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो है वो क्लाउड की तरह फॉर्म कर रहे हैं, क्लाउड की तरह बन रहे हैं और फ्लोट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, काफी नीचे वो रहेंगे, दैट इज नोन एज मिस्ट। इससे भी विजिबिलिटी कम होगी, लगभग 1000 मीटर या 1100 यार्ड्स के आसपास। लेकिन हेज और मिस्ट में अंतर क्या है? विजिबिलिटी दोनों में ही कम हो रही है, लेकिन अंतर क्या है? एक तो फॉर्मेशन का अंतर है कि इसकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है, कि या तो स्मोक और डस्ट की वजह से ये बन रहा है ना, या फिर अनइक्वल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बन रहा है, दैट इज हेज। लेकिन मिस्ट क्यों बन रहा है? जो वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो रहा है उसकी वजह से मिस्ट बन रहा है, दैट इज योर मिस्ट, है ना। विजिबिलिटी इसमें भी कम हो रही है, लेकिन मिस्ट जो है वो जनरली वेट एयर में होगा, यानी कि जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 75% से ज्यादा है वहां पर। इसके बाद अगला आ जाता है फॉग। फॉग तो आप सिंपल जानते हैं, कोहरा जिसको बोलते हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी फॉग इज ड्यू टू वाटर कंडेंसिंग ऑन डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स लाइक स्मोक फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। इसमें भी क्या है कि जो वाटर कंडेंस करेगा डस्ट और अदर पार्टिकल्स पे, जैसे कि स्मोक वगैरह जो हाउसेज से या इंडस्ट्री से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, उस पर जब हमारा वाटर कंडेंस करेगा तो उसको हम बोलेंगे फॉग। और ये जनरली लोअर स्ट्रेटा ऑफ द एटमॉस्फेयर में होता है एज अ सॉर्ट ऑफ डेंस ग्राउंड क्लाउड, है ना। लोअर स्ट्रेटा मतलब लोअर लेयर पे होता है, बहुत ज्यादा ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा, नीचे ही ये रहता है। इस विजिबिलिटी जो है फॉग में और भी कम हो जाती है, लगभग 1000 मीटर से भी कम हो जाती है। इंडस्ट्रियल एरियाज की बात करें तो यहाँ पर 2 नाम दिए गए हैं, दैट इज ब्लैक कंट्री एंड नॉर्दर्न इंग्लैंड। वेरी थिक स्मोकी फॉग। स्मोकी फॉग मतलब जब स्मोक बहुत ज्यादा इसमें होगा तो स्मोकी फॉग बनेगा, जिसको हम बोलते हैं स्मोग, है ना। और उस केस में विजिबिलिटी जो है वो 220 यार्ड या उससे भी कम हो जाएगी। 220 यार्ड आप कह सकते हैं, लगभग 20 मीटर के आसपास या उससे भी कम जो है वो हो जाएगी। अब इसके बाद हिल्स के ऊपर, यानी कि पहाड़ों के ऊपर जो फॉग बनता है दैट इज नोन एज हिल फॉग्स। और ये आप अगर पहाड़ में रहते हैं या कभी गए हैं तो आपको पता होगा कि पहाड़ों में जनरली मॉर्निंग के समय में आपको बहुत ज्यादा फॉग देखने को मिलता है ना। ट्रॉपिक्स में भी मिलेगा, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन होगा वहां पर भी मिलेगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सन राइज होगा और उसके बाद जैसे ही सूर्य की थोड़ा सा गर्मी पड़ेगी, एकदम से वो सारा का सारा फॉग जो है छट जाएगा। टेम्परेट लैंड्स में अगर हम बात करें, जब हमारे डेज हॉट होते हैं, यानी कि जिस समय दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, रातें कैसी हैं? क्लियर है, नाइट बिल्कुल क्लियर है, यानी कि कोई भी क्लाउड्स वगैरह नहीं है, और स्टिल है, मतलब विंड्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो वहां पर लैंड की कूलिंग की होने की वजह से, जब लैंड ठंडी होगी, कूलिंग होगी, तो उसके रेडिएशन की वजह से भी जो है फॉग्स बन सकता है। अब उसमें क्या होगा कि जो लोअर लेयर ऑफ द एयर है वो थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी, चिल्ड हो जाएगी, और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर जो है वो कंडेंस हो जाएगा, जिससे जो फॉग बनेगा दैट इज नोन एज रेडिएशन फॉग। रेडिएशन फॉग या फिर लैंड फॉग। और जो कूलिंग सरफेस अगर कभी पानी के ऊपर है, सी के ऊपर है, या व्हेन अ डैम्प एयर स्ट्रीम इज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद अ कोल्ड करंट, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड के पास, तो वहां पर जो फॉग बनेगा दैट इज नोन एज
सी फॉग। ये डेप्थ में और थिकनेस में वेरी करता है। कुछ सी फॉग जो है वो इतने शैलो होते हैं और हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, दैट द मास्ट ऑफ शिप्स कैन बी सीन प्रोट्रूडिंग अबव देम। मतलब ये इतने नीचे होते हैं कि हमें जो शिप होता है, शिप मतलब जहाज, उसके ऊपर जो मास्ट मतलब जो एक झंडा सा लगा रहता है, वो हमें लगता है कि वो इन क्लाउड्स के या इन फॉग के ऊपर आ गया है। जनरली स्पीकिंग फॉग्स आर मोर कॉमन ओवर सीज देन लैंड्स, है ना। सीज के ऊपर जो फॉग्स है वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू लैंड्स, एंड आर मोस्ट प्रिविलेंट ओवर कोस्टल एरियाज। जो हमारे कोस्टल एरियाज या तटीय इलाके हैं वहां पर फॉग्स आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और जो ड्राई इंटीरियर्स हैं वहां पर हेज या फिर मिस्ट देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन की जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी वगैरह कितनी है। डेंस फॉग जो है दे आर मोर लाइकली टू अकर इन दी हाई एंड मिडिल लैटिट्यूड्स रादर देन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल एरिया के कंपैरिजन में जो हमारे हायर लैटिट्यूड्स हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स हैं, टेम्परेट रीजन वगैरह में डेंस फॉग वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एरियाज में कम मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज जो है आपको क्लियर है। चैप्टर हमारा यहाँ पर इसी के साथ चैप्टर 13 या मैं कहूँ कि पार्ट 2 ऑफ द बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 14, उसको स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कुछ और कंसेप्ट हमें सीखने हैं। हालांकि वो सारे के सारे कंसेप्ट हमें थोड़ा बहुत उनका बेसिक आइडिया तो है, क्योंकि एनसीईआरटी हमने पढ़ी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें जहां पर हम लोगों ने बात करी है अबाउट दी टेम्परेचर वगैरह की, हमने जहां पर बात करी है प्रेशर की, विंड प्रेशर बेल्ट्स वगैरह जो है उनके बारे में बात करी है, उसके बाद हमने उसमें कुछ साइक्लोन वगैरह की बात करी है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। लेकिन इस बुक को आप जितना जानते हैं या जितना मैं जानता हूँ, आपको पता है कि इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ना। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि हमारे माइंड में एक बेस रहता है, एक बेसिक हमें पता है, तो हम चीज़ों को जो है थोड़ा सा जल्दी से और थोड़ा सा आसानी से जो है समझ सकते हैं। तो अगले चैप्टर से, अगले वीडियो से, अगले लेक्चर से हम लोग जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में भी इसको सर्च कर सकते हैं। और फुल कोर्स जो है वो इसका बहुत जल्द आ जाएगा हमारी वेबसाइट पर। वहाँ पर हम इन चीज़ों को जो है आपको एड फ्री वीडियोस, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप वीडियोस देख सकते हैं, और चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने की हम पूरी उसमें कोशिश करेंगे। और वहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है कि आपको वीडियोस जो है वो थोड़ा जल्दी मिल जाएंगे। यूट्यूब पर अगर ये कोर्स आता भी है तो इसके वीडियोस थोड़ा सा लेट आएंगे, लेकिन वहाँ पर आपको ये वीडियोस जो है काफ़ी जल्दी से इसके मिल सकते हैं। अगर आपको कोर्स परचेस करने में, कोर्स एक्सेस करने में कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे support@okul.co पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है ये। और या फिर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इनके थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्सेज रिलेटेड जो भी फीडबैक या सजेशंस आप देना चाहें आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।